रात के घनघोर अंधेरे के साथ तेज कड़कती बिजली की आवाज को साफ सुना जा सकता था। सर्द रात और बारिश का मिलन किसी की रगों में दौड़ते खून को जमा देने को आतुर थी। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और इसकी भनक माँ को लग गई, लेकिन वह किसी को आवाज नहीं देना चाहती थी। अगर वह चाहती तो पास के कमरे में सो रहे अपने बेटा बहू को आवाज लगा उन्हें बुला सकती थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं किसी की नींद न खराब हो जाए। वैसे भी तो पूरे दिन काम पर रहकर वापस थके हारे लौटकर अपने बिस्तर में सो रहे होंगे। यह सब विचार माँ के मन में चल रहे थे। हालांकि पिताजी की तबीयत सर्दी के गिरते तापमान की तरह खराब होती जा रही थी। माँ अब व्याकुल हो उठी थी। वो अब आवाज लगाकर किसी को बुलाना चाहती थी, साथ ही बराबर अपने पति के सर को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। माँ ने पिताजी के सर को पोंछते हुए खिड़की से आसमान की तरफ देखा। बाहर सर्द हवाओं के साथ तेज बिजली कड़क रही थी। निगाह घुमाई तो सामने उनका नालायक बेटा उनके सामने खड़ा था, जो शायद अपने पिताजी की आहट पर जाग गया था। माँ ने जल्दी से उसको ड्राइवर बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा कि अब इतनी रात, इतनी सर्दी में जल्दी से ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। इतना सोचते हुए उसने सहजता के साथ अपने मजबूत कंधों पर पिताजी को उठने में सहारा दिया और अपने कंधों के सहारे पिताजी को कार में बिठाया। अब पिताजी आराम से कार में बैठ चुके थे। बेटे ने बिना वक्त गवाए गाड़ी को तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। हवाएं बहुत तेज थी। सर्द रात में पड़ी ओस कार के शीशे पर साफ देखी जा सकती है। पिताजी दर्द से कराह रहे थे, साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बेटा जल्दी से गाड़ी चलाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। उसने अपने पिताजी से कहा, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में नालायक बेटा तेज रफ्तार के साथ हॉस्पिटल की दहलीज में दाखिल हो जाता है। बाबूजी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वो जल्दी से उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद करता है। तब तक गाड़ी के पास हॉस्पिटल का स्ट्रेचर आ जाता है। डॉक्टर की निगरानी में अब बाबूजी हॉस्पिटल के अंदर थे। नालायक बेटे ने एक तेज सांस ली और खुले आसमान की तरफ देखा, मानो वो जल्दी पहुंचने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हो। बेटे के मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल के बरामदे में चहलकदमी करने लगा। बार बार हाथों को मसलकर अपने मुंह पर रख लेता, मानो उसकी हाथों की गर्माहट से सर्दी रुक जाएगी। बचपन से आज तक उसने अपने लिए सिर्फ एक शब्द ही सुना, और वो था बाबूजी के मुंह से नालायक। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो सभी उस लोग उससे स्कूल के समय से ही कहते थे कि देखो नालायक फिर से फेल हो गया, इसकी करामात देख लो, कोई उसको चपरासी भी नहीं रखेगा, कोई पागल ही इसके साथ शादी करेगी, कोई मूर्ख ही अपनी बेटी का हाथ इसके हाथों में दे, क्योंकि वह नालायक था। समय बीतता गया, बड़ा हो गया, लेकिन शब्दों के बाण बंद नहीं हुए। एक समय पर शादी हो गई, लेकिन सभी यही कहते, इस बेचारी के भाग्य फूट गए जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। जीवन में अगर कोई था जिसने उसके सही नाम से पुकारा, वो माँ थी।
जिसने उसके असल नाम को जीवित रखा हुआ था, वरना मोहल्ले वालों से लेकर दुनिया तक की नजरों में उसका नाम नालायक ही पड़ गया था। पर आज अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी, इतना सोचते ही आंखें भर आईं उसकी। टहलते हुए उसकी निगाह पास बने मंदिर पर पड़ी। वहां जाकर प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी, यह समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। बाबूजी अब ठीक हो चुके थे। माँ के चेहरे पर हल्की सी आती मुस्कुराहट को साफ देखा जा सकता था। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वापस घर आने का समय हो गया था। कुछ ही देर में वह घर के बाहर मौजूद था। बाबूजी को फिर गाड़ी से उतरने में सहारा दिया और कमरे तक अभी छोड़ा ही था कि बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उसने एक निगाह बाबूजी की तरफ देखा और उदास मन से कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। राजेश और विशाल अभी तक टांगे फैलाकर सो रहे हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी जहमती नहीं उठाई कि उन्हें एक बार बाबूजी की तबीयत के बारे में बता देती। यह एक आहट पाकर आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। तय समय पर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन फिर भी नालायक। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो, और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इतना कहते कहते माँ की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ भी अब रोते हुए बोल रही थी, आखिर क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ मानती हूँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही इस दुनिया में पैदा होते हैं? आज वो हम दोनों के लिए क्या नहीं करता। अपना परिवार, हम दोनों की देखभाल, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी, सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। और बाकी दोनों बेटे जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ससुराल का ख्याल रखते हैं। कभी आपसे या मुझसे पूछा कि बाबूजी की तबीयत कैसी है? और आप हैं कि इसको नालायक ही बोलते हैं। बाबूजी अब भी खामोशी के साथ माँ की बातें सुन रहे थे। तभी माँ को रोते देख बाबूजी ने अपने लड़खड़ाते हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, निर्मला, तुम भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई। तुमने सिर्फ मेरे शब्दों को पकड़ा, उनमें छिपा अपनापन नहीं। तुम्हें क्या लगता है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या मेरा मन उसको बेटा कहकर गले लगाने को नहीं करता? करता है निर्मला, जोर से करता है। मेरा दिल पत्थर का नहीं है। अगर सच कहूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये भी उन दोनों बेटों की तरह लायक ना बन जाए, और इसीलिए अपने जीते जी इसको मैं कभी इसकी पूर्णता का एहसास नहीं होने दूंगा। बाबूजी की बातें सुन माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ निर्मला, ठीक ही तो कह रहा हूँ। अब यही सच है। अब चाहे तो तुम इसे मेरा स्वार्थ कह सकती हो, लेकिन मैं इसको बगल में लेटे लायक बेटों की तरह बनता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इतना कहते ही बाबूजी ने अपने हाथों को जोड़ते हुए माँ की तरफ कर दिए।
जिसे झट से निर्मला ने अपनी हथेली में भर लिया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है जो मैं इतने सालों में आपके मन को नहीं पहचाना और हमेशा उसे ताना समझा। दरवाजे के कोने से सटकर नालायक बेटा माँ बाबूजी की बातों को सुन सुनकर आंसुओं में तरबतर हुए जा रहा था। उसका मन करा कि दौड़कर बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेप जाते। इतना सोचते ही उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि एक जोरदार आवाज आई। अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही भूल गया क्या? कितना भी कर लो, इस लड़के के साथ एक काम इससे ठीक से नहीं होता। दिन भर नालायकों की तरह मटर गश्ती करवा लो। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।